तो ये सवाल जे एडवांस 2021 का वर्नियर कैलिपर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उस पे बेस्ड ये सवाल करते हैं। देखिए, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 सेंटीमीटर। तो ये स्मॉलेस्ट डिवीजन किस पर है? किस पर है? मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर, मतलब वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल का एक डिवीजन दिया हुआ है, मतलब 1 MSD आपको दिया हुआ है। कितना? 0.1 सेंटीमीटर। ये तो ऐसे भी नॉर्मली भी होता है। फिर आगे क्या कह रहा है? 10 divisions of vernier scale corresponds to 9 division of the mean scale। मतलब स्टैंडर्ड में तो यही होता है, 10 VSD is equals to 9 MSD। तो ये अंडरस्टूड सी बात हो गई कि 10 VSD is equals to 0.9 सेंटीमीटर, है ना जी? तो एक VSD का वैल्यू 0.09 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट कितना होता है? 1 MSD माइनस कर देंगे तो 0.01 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट निकल गया। तो पहले से ही पता था, अगर नहीं भी दिया था। अब आगे कह रहा है कि फिगर बिलो ऑन द लेफ्ट shows the reading of this caliper with no gap between its two jaws। ये जो पहला डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ये तब का डायग्राम है जब दोनों जॉज के बीच में कोई गैप नहीं है। कोई गैप नहीं मतलब कुछ पुट नहीं किया इन बिटवीन। तो ये किसकी बात कर रहा है? जीरो एरर। ये जो पहला बात लिखा है, ये किसके लिए लिखा है? पहला डायग्राम जीरो एरर के लिए लिखा है। और कैसा जीरो एरर है? तो देखिए, इसका जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के कहाँ है? लेफ्ट। तो ये कैसा जीरो एरर है? नेगेटिव जीरो एरर। और कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? ये देखिए, पहला है, ये दूसरा कोइंसाइड तो नहीं कर रहा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। वर्नियर स्केल का छठा डिवीजन मेन स्केल के किसी लाइन के सीध में है ना। अब ये जीरो एरर कितने का है ये निकालना दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। या तो अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला से निकाल लीजिए। तो पहला फॉर्मूला नेगेटिव जीरो का हम लोग याद किए, -10 - n इनटू लीस्ट काउंट। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी आप निकाल सकते हैं। तो -10 - n का वैल्यू कितना हो गया? 6 इनटू लीस्ट काउंट कितना हो गया? 0.01। तो ये हो जाएगा -0.04 सेंटीमीटर। तो एक तरीका तो है कि आप ऐसे निकाल लीजिए। दूसरा तरीका हमने आपको ये ऐसे भी सिखाया है कि आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये लेंथ लिखेंगे और ये लेंथ लिखेंगे, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही ये लेंथ होगा। बोलो तो ये लेंथ कितना? ऊपर वाला लेंथ, ये देखिए मेन स्केल का ये पांचवा डिवीजन है। देखिए ये 1 2 3 4 5। तो ये 5 MSD के बराबर, 5 और 1 MSD कितने के बराबर है? 0.1 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर। बोलो। और नीचे वाला ये लेंथ कितना होगा? 6 VSD के बराबर। कितने के बराबर? 1 VSD कितना है? 0.09। तो 6 VSD कितना होगा? 0.54 सेंटीमीटर। तो 0.54। दोनों का डिफरेंस कितने का होगा? ये 50 है और ये 54 है। डिफरेंस 0.04 का होगा। और ये लेफ्ट साइड में है 0, इसलिए नेगेटिव 0। नहीं समझ में आया? अरे भाई, ई लेंथ कितना? 6 VSD। 6 तो 1 VSD कितना है? तो 6 VSD 0.54 - 0.50 कितना? वही तो लिखे 0.0। और माइनस क्यों लिखे? क्योंकि लेफ्ट में इसमें कहाँ नहीं समझ में आया। आगे चलिए। The figure on the right shows the reading with a solid sphere held between the jaws। अब solid sphere को रख करके हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं। क्या पूछा है? The correct diameter पूछा, मतलब कोई दिक्कत नहीं। लिखिए, देखिए ये क्या करते हैं हम लोग? मेन स्केल रीडिंग क्या होता है? वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जिस रीडिंग के बाद शुरू हो, जस्ट बाद। तो देखिए ये मेन स्केल का 3.1 है, ये 3 लिखा हुआ है, तो ये कितना होगा? 3.1 सेंटीमीटर, जिसके जस्ट बाद वर्नियर स्केल का जीरो शुरू हो रहा है। तो मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया हमारा? 3.1 सेंटीमीटर। और वर्नियर कोइंसिडेंस तो पहला वाला ही कोइंसाइड कर रहा है। देखिए पहला वाला ही। तो रीडिंग का क्या फार्मूला होता है?
रीडिंग इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, मेन स्केल रीडिंग प्लस n टाइम्स ऑफ मेन स्केल रीडिंग प्लस n टाइम्स ऑफ कितना है मेन स्केल रीडिंग 3.1 सेंटीमीटर प्लस n का वैल्यू 1 इनटू लीस्ट काउंट कितना है 0.01, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 3.11 सेंटीमीटर। इस रीडिंग को हम लोग कहेंगे कैलकुलेटेड रीडिंग। क्या कहेंगे? क्योंकि इसमें एरर भी है, इसलिए हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा, और वो स्टेप क्या होगा, हम लोग एक्चुअल रीडिंग लिखेंगे। हम लोग एक्चुअल रीडिंग लिखेंगे। एक्चुअल रीडिंग क्या लिखते हैं? कैलकुलेटेड रीडिंग माइनस एरर विद साइन। कैलकुलेटेड रीडिंग माइनस एरर विद, और कितने का एरर है? माइनस 0.04 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा 3.15 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 3.15 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन सी सही है इसका, ऑप्शन सी। तो इसको आप नोट कर लीजिए। आप चाहो तो डायग्राम मत बनाइए, सिर्फ लिख लीजिए जेई एडवांस 2021 ये क्वेश्चन लिख लीजिए, और लिख लीजिए लेफ्ट फिगर नेगेटिव जीरो एरर n इज इक्वल्स टू 6, और राइट फिगर में मेन स्केल रीडिंग 3.1 और n इज इक्वल्स टू 1। क्योंकि आप ये डायग्राम बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और उतना बना भी नहीं पाइएगा। ये सवाल देखिए जेई एडवांस 2016 का ना, ये जेई एडवांस 2016 का सवाल है, और इसमें सवाल ये दिया हुआ है कि देयर आर 2 वर्नियर कैलिपर्स बोथ ऑफ व्हिच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिविजन्स ऑन द मेन स्केल। 2 वर्नियर कैलिपर है C1 और C2, दोनों में 1 सेंटीमीटर को हमने क्या किया है 10 डिवीजन में डिवाइड किया है मेन स्केल। मतलब क्या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 MSD। देखिए मैंने पूरा सवाल नहीं पढ़ा है, एक लाइन पढ़ा उसका मीनिंग लिखा मैथमेटिकल। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा 1 MSD का वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर। 1 MSD का वैल्यू, तो इस कैलिपर 1 के लिए भी 1 MSD कितना लिखेंगे 0.1 सेंटीमीटर, और इस कैलिपर 2 के लिए भी 1 MSD कितना लिखेंगे 0.1 सेंटीमीटर। आगे चलिए। The vernier scale of one of the caliper C1 has 10 equal divisions. इस पर इसके वर्नियर स्केल पे 10 डिविजन्स हैं, मतलब 10 VSD, which corresponds to 9 main scale division. So this is equals to how much 9 main scale division. तो यहाँ से हम लोग एक वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू निकाल सकते हैं। 9 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एक मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर, तो 9 का वैल्यू 0.9 सेंटीमीटर। बोलो, और यहाँ 10 VSD था ना, तो 10 को इधर डिवाइड भी करना है, तो 0.09 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए एक VSD और एक MSD में कौन बड़ा है? देखिए ये 0.10 लिखा हुआ है और ये 0.09, तो कौन बड़ा है 1 MSD बड़ा है। मतलब ये जो कैलिपर है ये नॉर्मल कैलिपर है, ये कैलिपर कैसा है। लेकिन अगला देखिए, the vernier scale of the caliper C2 has 10 divisions. C2 में भी 10 डिवीजन है, 10 VSD, that corresponds to 11 main scale division. तो 11 MSD के बराबर है। तो एक VSD कितने के बराबर होगा? पहले 11 MSD लिख दो, तो 11 into 0.1 1.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 10 डिवाइड में गया, कितना हो गया 0.11 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए एक VSD का वैल्यू है 0.11 सेंटीमीटर और एक MSD कितना है 0.10 सेंटीमीटर। तो कौन बड़ा? एक VSD बड़ा है। तो ये वाला वर्नियर कैलिपर कौन सा है? एबनॉर्मल वर्नियर कैलिपर। और क्या सीखा था हमने कि नॉर्मल के लिए 2 फार्मूले हमारे पास, दोनों में से कोई लगा लीजिए। पहला फार्मूला मेन स्केल रीडिंग प्लस n टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, और दूसरा की मैचिंग डिवीजन से काउंट कर लीजिए। लेकिन एबनॉर्मल के लिए मैचिंग डिवीजन से ही काउंट करना है, इसके लिए वो MSR प्लस n टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट नहीं लगा सकते। तो हम लोग दोनों के लिए मैचिंग वाला से ही कर लेते हैं। देखिए ये मेन स्केल का 2 है, यहाँ कहीं मेन स्केल का 0 रहा होगा, बोलो
और रीडिंग का मतलब क्या होता है, मेन स्केल के 0 से वर्नियर स्केल का 0, इसको हम लोग x1 कह दे रहे हैं। मेन स्केल के 0 से वर्नियर स्केल का 0 कितना दूर है, इसी को तो रीडिंग कहते हैं जी। बोलो। तो पहले आप मैचिंग डिवीजन देखिए, ये नहीं कोइंसाइड कर रहा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला कोइंसाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ थोड़ा दिख नहीं रहा अच्छे से, लेकिन ये वाला कोइंसाइड कर रहा है। ये वर्नियर स्केल का 7वां डिवीजन है, वर्नियर स्केल का, और ये मेन स्केल का 3.1 2 3 4 5 3.5 सेंटीमीटर कितना है। तो अगर मुझे ये x1 निकालना है तो आप देखिए ये लेंथ कितने के बराबर है, 3.5 सेंटीमीटर। मेन स्केल पे रीडिंग कितना है, और वर्नियर स्केल पे ये कितने के बराबर होगा, 7 VSD। ये कितना होगा, 1 VSD इस केस का निकालें 0.09, तो 7 VSD कितने के बराबर हो जाएगा, 9 0.63 सेंटीमीटर। तो ये x1 कितना हो जाएगा, 3.5 माइनस 0.63, माइनस करेंगे तो 10 में से 0 गया 3, 14 में से 6 गया 8, 2.87 सेंटीमीटर। तो कैलिपर 1 का रीडिंग 2.81 सेंटीमीटर होगा। किसमें किसमें 87 होगा, इसमें 2.85 लिखा हुआ है, यहाँ 2.87 है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये वाला तो नहीं होगा। ए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। देखिए तुक्का भी मारेंगे तो अब प्रोबेबिलिटी बढ़ गया आपके तुक्का मारने का, है ना। तो तुक्का ऐसे ही क्वेश्चंस में मारे, अगर कभी एग्जाम में मारना हो तो वैसे में मारे जिसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सही होने का, एक एलिमिनेट हो गए हो या 2 एलिमिनेट हो गए हो आपके नॉलेज से, तभी तुक्का मारे। और 3 एलिमिनेट हो जाए तो तब तो तुक्का मारने का जरूरत नहीं। ठीक, आगे चलिए, आगे चलिए। आपसे कैलिपर 2 का रीडिंग पूछा है, तो कैलिपर 2 में भी इस तरह कहीं 0 होगा, कैलिपर 2 में भी इस तरह कहीं 0 होगा मेन स्केल का, और मेन स्केल के 0 से वर्नियर स्केल के 0 तक के रीडिंग को ही इसका रीडिंग कहेंगे x2। अब इसमें देखिए ढूंढिए कौन सा डिवीजन, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं है, ये वाला है। फिर से वर्नियर स्केल का 7 ही है, लेकिन इस बार मेन स्केल का 3.1 2 3 4 5 6 है। ये कितना है, तो ये हो गया मेन स्केल पे रीडिंग, तो मेन स्केल पे रीडिंग कितना हो गया, 3.6 सेंटीमीटर, और ये हो गया वर्नियर स्केल पे रीडिंग कितना, 7 VSD। कितना हो गया, और इस केस का 1 VSD कितने के बराबर है, 0.11, तो उसमें 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 0.77 सेंटीमीटर। तो ये x2 कितना होगा, ये x2 कितना होगा, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, x2 कितना होगा 3.6 माइनस 0.77, 10 में से 7 गया 3, 5 में से 7 गया 8, 2.83 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन, 1 सही हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें दोनों एबनॉर्मल और नॉर्मल वर्नियर कैलिपर का यूज किया गया। एक सवाल हम लोग और करेंगे, 2014 या 15 में आया हुआ है, बहुत अच्छा सवाल है वर्नियर कैलिपर का। तो हम लोग स्क्रू गॉज डिस्कस कर लेते हैं। निकालिए स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज रिलेटिवली आसान है वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर में बहुत सारे केसेस हैं, और दूसरा स्क्रू गॉज में वैसे ही कॉन्सेप्ट है जैसे वर्नियर कैलिपर में, बस 1-2 पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखना है तो आपका काम हो जाएगा। Screw gauge, most commonly known as the micrometer screw gauge, is an instrument used widely for precise measurement of small objects such as wire. The word screw gauge is used because this device is most commonly used. लिखिए स्क्रू गेज क्या करता है, जैसे ये वायर है, इस वायर का डायमीटर मेजर करता है। लिखिए स्क्रू गेज इज अ डिवाइस, स्क्रू गेज इज अ डिवाइस most commonly used, screw gauge, gauge या gauge जो भी पढ़ना है, screw gauge is a device most commonly used in physics laboratory to measure diameter of wires, accurately.
diameter of wires accurately. ठीक है? To measure the diameters of the wire, which in turn are governed by standard numbers, which are called as standard wire gauge. The word micrometer represents the principle on which the device works, which is called the principle of micrometer screw. Principle of लिखिए प्रिंसिपल. प्रिंसिपल किसका प्रिंसिपल पे काम करता है? micrometer screw. When an accurately cut single-threaded screw is placed inside a closed. ये क्या होता है? आप वो देखे होंगे काटी नहीं स्क्रू. स्क्रू देखे हैं आप लोग? स्क्रू और काटी में क्या फर्क होता है? स्क्रू में इस तरह से थ्रेडिंग होता है. इसको बोलते हैं थ्रेडिंग. क्या बोलते हैं? THREADING. जब आप फर्स्ट ईयर जाएंगे कॉलेज का, तो चाहे किसी भी ब्रांच में जाइए, इंजीनियरिंग कॉलेज के फर्स्ट ईयर के पहले ही दिन दूसरे दिन आपको ये थ्रेडिंग करना सिखाया जाएगा. थ्रेडिंग करना सिखाया जाएगा. मेटल के ऊपर, रॉड के ऊपर आप थ्रेडिंग करेंगे, उसके ऊपर कैसे ये बनाया जाता है ये सिखाया जाएगा आपको. ठीक है? तो लेथ मशीन होता है एक. उस लेथ मशीन में इस तरह से पॉइंटर निकला हुआ होता है और उसको जो घुमा करके पूरा ये शेप किया जाता है. इसका टेपरिंग किया जाता है. टेपरिंग मतलब एक साइड डायमीटर छोटा, एक साइड डायमीटर, और ये थ्रेडिंग किया जाता है. ये सिखाया जाएगा आपको. तो थ्रेडिंग में क्या होता है? ये अंदर में धंसा हुआ होता है, अंदर में इसमें घुसाते हैं और इसमें थोड़ा सा निकला हुआ होता है. वो जाके फंसते जाता है. ऐसे घुमाते जाते हैं, वो आगे बढ़ते जाता है. तो आप स्क्रू में देखे होंगे ये चीज. ऐसे घुमाते हैं तो वो आगे बढ़ते जाता है. तो क्या हो रहा है? रोटेशनल मोशन जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? ट्रांसलेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन किस में कन्वर्ट होता है? fitted nut and rotated. In addition to the circular motion, there is also linear motion of the screw along its axis. This distance moved by the screw in one complete rotation of the screw is equal to the distance between its two consecutive threads. This distance is called the pitch and is always constant. लिखिए प्रिंसिपल में पहला पॉइंट लिखिए पिच. पहला पॉइंट क्या लिखिए? पिच. पिच. व्हाट इज पिच? So पिच लिखिए linear distance move. Linear distance move in one rotation. Linear distance moved in one rotation. उसको बंद कर दो. Linear distance moved in one rotation. एक रोटेशन में जितना लीनियर डिस्टेंस मूव करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिच. ये याद रखिएगा. ठीक है? एक रोटेशन में. In this way, the small distances moved by the screw, which are the linear distances, are amplified into larger distances, which is the rotation of the screw. These rotations can be easily measured than the linear distances moved by the screw. Thus, the screw gauge is constructed in such a way that it incorporates the principle of micrometer screw. In addition to the screw and the nut, a U-shaped frame is attached at one end of the nut. This nut, also called the sleeve, has readings on it. These readings measure the linear distance moved by the screw. This scale is called the linear scale or the pitch scale. The other end of the U-shaped frame has a metal projection called the stud. When the screw is moved forward, the stud and the screw together hold the object firmly. The screw is attached to a milled head with a sloping edge which rotates over the sleeve. The sloping edge has a scale which is called as a circular or a head scale. तो लिखिए दूसरा पॉइंट. A screw gauge has two scales. A screw gauge has two scales. वर्नियर कैलिपर में भी दो स्केल था, यहाँ पर भी दो स्केल है. पहला स्केल का नाम लिखिए. पहला स्केल इसको बोलते हैं मीटर स्केल. सॉरी मीटर स्केल, मेन स्केल. क्या बोलते हैं? मेन स्केल. मेन स्केल. यहां पे याद रखिएगा इस मेन स्केल का एक नाम और है, इसको क्या बोलते हैं? पिच स्केल. क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि मेन स्केल का एक डिवीजन जो है 1 MSD, that is always equal to pitch. That is always equal to pitch. क्या मतलब इसका?
जनरली हम लोग को दो तरह का इंस्ट्रूमेंट दिखेगा। एक वैसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें पिच 1 mm हो, जिसमें पिच, और एक वैसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें पिच 0.5 mm हो, जिसमें पिच क्या हो 0.5 mm। ठीक है, तो अगर 1 mm पिच वाला डिवाइस है तो इसका जो मेन स्केल होगा इस तरह से, उसमें पहला मार्किंग 0 का होगा, दूसरा मार्किंग 1 का होगा, नेक्स्ट मार्किंग 2 का होगा, नेक्स्ट मार्किंग 3 का होगा, नेक्स्ट मार्किंग 4 mm का होगा, एंड सो ऑन। अगर पिच 1 mm है तो एक डिवीजन 1 mm का होगा, लेकिन अगर पिच 0.5 mm है तो पहला वाला 0 का होगा, दूसरा वाला 0.5 का होगा, तीसरा वाला 1 का होगा, चौथा वाला 1.5 mm का होगा, एंड सो ऑन। समझ रहे हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में कहेगा कि मेन स्केल रीडिंग इज 3 mm, तब तो कोई दिक्कत नहीं, 3 mm बोल दिया, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, बोल दिया अगर 3 mm तब तो 3 mm है। लेकिन कभी कभी बोलेगा कि मेन स्केल रीडिंग इज 3 डिवीजन, 3, तो अब इस वर्ड का फर्क है। 3 डिवीजन का मतलब इस वाले में 3 डिवीजन का मतलब 3 mm है, और इस वाले में 3 डिवीजन का मतलब, समझ रहे हैं? तो ये डिवीजन वर्ड से ध्यान रखिएगा, ये 3 डिवीजन का मतलब 1.5 mm है। ठीक है, तो पहला स्केल क्या होता है? पिच स्केल। सो पिच स्केल ऐसे क्या बोलते हैं? मेन स्केल। दूसरा स्केल का नाम होता है सर्कुलर स्केल। दूसरा स्केल का क्या नाम होता है? और इस पर नंबर ऑफ डिवीजन्स होते हैं। इस पर क्या होता है? नंबर ऑफ। तो जनरली इस वाले केस में, पहले वाले केस में, इसमें नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल 100 होता है। जनरली इस वाले में कितना होता है? और इस वाले में नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल 50 होता है। कितना होता है? 50। कितना होता है? और जो लीस्ट काउंट होता है स्क्रू गेज का, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, इसका फॉर्मूला होता है पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। क्या फॉर्मूला होता है? पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो अगर आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें और पहले केस में देखें, इस वाले केस का लीस्ट काउंट कितना होगा? तो 1/100 मतलब 0.01 mm। जनरली लेबोरेटरी में यही वाला यूज होता है, इसको स्टैंडर्ड कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। लेकिन कभी कभी ये भी लिखा रहता है। इसका लीस्ट काउंट कितना होगा? 0.5/50। तो इसका भी 0.01 mm ही होगा। इसका भी 0. याद करिए, मेन स्केल जो नॉर्मल मीटर स्केल हम लोग आम भाषा में यूज करते हैं, आम का काम में, उसका लीस्ट काउंट 1 mm। उसका लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का 0.1 mm और स्क्रू गॉज का 0.01 mm। मतलब 1 mm जो इतना छोटा सा होता है, उसका 100वां हिस्सा उतना एक्यूरेट ये मेजरमेंट कर सकता है। सोचिए कितना प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकते हैं ये। लीस्ट काउंट निकालना सीख गए, स्क्रू गॉज का। पिच क्या होता है समझ गए? सर्कुलर स्केल पे डिवीजन्स होते हैं। पिच को सर्कुलर स्केल डिवीजन से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है? लीस्ट काउंट। दो तरह के होते हैं। पिच डिसाइड करता है कि मेन स्केल पे कितना कितना का मार्किंग होगा। ध्यान रहेगा ये बात? इसको लिखिए जल्दी से। तो ये हम लोग सीख लिए कि पिच कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या होता है, 2 स्केल क्या होते हैं, और लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। The pitch of the screw gauge is the linear distance moved by the screw divided by one rotation of the screw. To find out the pitch, the circular scale is rotated to bring the zero mark. देखिए, पिच निकालने का इसमें तरीका बताया गया, आपको ये लिखने का जरूरत नहीं है। इसमें बताया गया कि मान लीजिए हम
ये देखिए ध्यान रखिएगा, स्क्रू गॉज में इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन। सो क्या बोलते हैं? रेफरेंस लाइन। और ये सर्कुलर स्केल का 0 है, इसको हम लोग यहाँ रेफरेंस लाइन पे लाते। अभी मेन स्केल का रीडिंग देखिएगा, ये मेन स्केल का 0 है, ये मेन स्केल का 1 है, और फिर यहाँ मेन स्केल का 2 है। मेन स्केल कितना है? ये 2, जस्ट 2 यहाँ पे 2 On the reference line. ये 2 का मान है, ठीक है। अब हम लोग इसको घुमाएंगे, एक बार घुमा के देख लेंगे कितना मूव किया। लेकिन कई बार एक बार घुमाने से पता ही चलता है, तो एक बार से ज्यादा भी घुमा सकते हैं आप, 2 रोटेशन कर सकते हैं, 3 रोटेशन कर सकते हैं। तो अगर 3 रोटेशन में 3 mm, तो 1 रोटेशन में 1 mm। हमेशा पिच क्या होता है? एक रोटेशन में जितना मूव किया। इसलिए फॉर्मूला लिखा गया पिच का, डिस्टेंस बाय नंबर ऑफ रोटेशन। Linear scale or the pitch scale reading is noted down. We count the number of divisions on the linear scale completely uncovered by the cap. Here it is 2.0 millimeters. Now we rotate the screw 5 times. When the 0 mark of the circular scale again arrives at the reference line, one rotation is said to be completed. We again note down the linear scale readings after 5 rotations. It is 7 millimeters. We get the linear distance moved as 7.0 minus 2.0, which is 5 millimeters. Thus, pitch can be calculated as 5 millimeters divided by 5, which is 1 millimeter. The pitch of the screw is 1 millimeter or 0.1 centimeter. Therefore, the distance moved by the screw in one complete rotation of the circular cap is 1 millimeter. Now, the circular cap is divided into 100 divisions. Then, if the cap is moved through one division, then the distance moved is 1 by 100th of the pitch, which is the least count of the screw gauge. Pitch समझिए क्या कहा गया है कि सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन है, तो एक बार जब पूरा का पूरा घूमता है तो 1 mm मूव करता है। तो जब ये एक छोटा सा मूव किया होगा तो कितना मूव किया होगा? हम लोग कहेंगे कि 100 छोटे छोटे डिवीजन जब मूव करते हैं तो 1 mm मूव करता है, तो एक छोटा में कितना किया होगा? 1 mm by 100। उसी को लीस्ट काउंट कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मिनिमम। जब ये एक डिवीजन ऊपर मूव किया तो पता चला कितना ये मूव किया लीनियरली। divided by number of divisions on the circular scale is equal to 1 divided by 100 mm, which is 0.01 millimeter or 0.001 centimeter, which is 10 to the power of minus 5 meters, which is 10 into 10 power of minus 6, that is equal to 10 into micrometer. In addition, as the least count, देखिए लीस्ट काउंट हम लोग अभी निकाले थे, उसके नीचे आप ये लाइन लिख लीजिए। लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 mm या 0.001 सेंटीमीटर, या इसी को 10 माइक्रोमीटर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्योंकि ये माइक्रोमीटर के रेंज में मेजरमेंट कर सकता है, माइक्रोमीटर के रेंज में मेजरमेंट कर सकता है, इसलिए इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसमें लिख लीजिएगा, सिंस हम लिख दें कि आप लोग लिख लीजिएगा, लिख देते हैं, since the least count is in micrometer range, so it is called micrometer screw gauge. So it is called micrometer screw gauge. of screw gauge is of the order of micrometer. It is called as the micrometer screw gauge. Now, either due to the manufacturing defect of the screw gauge or due to the wear and tear of the screw threads, which gives rise to irregular gaps or increased gaps, the given screw gauge may be subjected to contain the most commonly occurring errors, which are known as zero error and the backlash error. Sometimes in the given screw gauge, when the screw completely touches the fixed stud, the zero of the circular scale does not. देखिएगा, सुनिएगा, दो तरह का एरर, इसमें भी जीरो एरर होगा,
जब पूरा का पूरा टच हो जाए, दोनों जॉज, दोनों स्टड और स्क्रू टच हो जाए, कोई भी गैप नहीं है, कुछ भी पुट नहीं किए हैं, तब सर्कुलर स्केल का जो जीरो होना चाहिए वो रेफरेंस लाइन के सीध में होना चाहिए। सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन के अगर है सीध में तो कहेंगे इस इंस्ट्रूमेंट में कोई जीरो एरर नहीं है। तो मैं यहाँ जीरो एरर के 3 केस बना रहा हूँ। देखिए हम यहाँ जीरो एरर के 3 केस बना रहे हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग? रेफरेंस लाइन। इसको क्या कहेंगे? रेफरेंस लाइन, जो कि मेन स्केल पे होता है, ऐसे लाइन होता है। और ये क्या है? सर्कुलर स्केल। ये क्या है? सर्कुलर स्केल। तो अगर सर्कुलर स्केल का जीरो इसी रेफरेंस लाइन के सीध में है तो क्या कहेंगे? नो जीरो एरर। क्या कहेंगे? नो जीरो एरर। और जीरो एरर कब होता है? व्हेन नथिंग इज पुट इन बिटवीन द जॉज। व्हेन नथिंग इज पुट इन बिटवीन जॉज। और यहां जॉज की जगह यूज किया जा सकता है स्टड एंड स्क्रू। स्टड एंड कुछ भी नहीं पुट किए हैं तो जीरो इसके सीध में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कहेंगे दो जीरो एरर। लेकिन दो केस और भी हो सकता है कि ये जो रेफरेंस लाइन हो इससे जीरो ऊपर, जीरो इससे, और दूसरे केस में ये रेफरेंस लाइन है तो जीरो इससे नीचे। तो ध्यान रखिएगा, ये तो हमने डायग्राम बना लिया तो आपको ऊपर नीचे पता चल गया, लेकिन इसको क्वेश्चन में कैसे कहेगा? क्वेश्चन में जब इसको कहेगा तो देखिए ये जीरो है तो यहाँ 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, मतलब कुछ n लिखेगा कि फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। क्या लिखेगा? और यहाँ क्या होगा? ये जीरो है तो 1 तो आगे है तो ये 99 होगा, 98 होगा, 96 होगा, 96 या 97 जो भी होना होगा, 99, 98, 97, 96। तो आपको ऐसे याद रखना है कि अगर 100 डिवीजन वाला है, 100 डिवीजन वाला है सर्कुलर स्केल और 50 से ज्यादा का कोई डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो ये केस है 50 से, और अगर 50 से कम वाला है तो ये वाला, ठीक है। और अगर 50 डिवीजन वाला स्क्रू गेज है तो 25 से ज्यादा है तो ये केस है और 25 से कम है तो ये केस है, याद रखना, ठीक है। 25 से कम है तो ये केस, 25 से ज्यादा केस है तो ये वाला। इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव जीरो एरर। तो क्या बोलते हैं? 25 नहीं रहेगा, आधा नहीं रहेगा, और इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। इसको क्या बोलते हैं? अब इसमें कंफ्यूज होता है सर किसको पॉजिटिव बोलते हैं किसको निगेटिव। तो याद रखिएगा कि एक छाता लेके जा रहे थे बारिश में और बारिश बहुत तेज की थी तो छाता पलट गया, उल्टा हो गया। तो ये छाता है, देखिए उल्टा हो गया ऐसे, छाता ऐसे उसको देखोगे तो ऐसा दिखेगा ना जी, ठीक। इसको ऐसे घुमाओगे तो ये जीरो यहाँ है, इसको ऐसे घुमाएंगे तो जीरो लेफ्ट में है ना, तो लेफ्ट में जब जीरो होता है तो निगेटिव जीरो। और निगेटिव जीरो का क्या फॉर्मूला होता है? वही फॉर्मूला जो पहले होता था, माइनस, वहां 10 होता था क्योंकि वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन्स थे। यहां क्या लिखेंगे? 100 माइनस n इंटू लीस्ट काउंट। और ये 100 क्यों लिखे हैं? क्योंकि सर्कुलर स्केल पे डिवीजन्स कितने हैं? नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल वो 100 है। अगर 50 होता तो 50 में ऐसा वाला लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये कौन सा जीरो एरर है? उधर जो दिखाया मैंने, ये पॉजिटिव जीरो एरर। और पॉजिटिव जीरो का फॉर्मूला सीधा सीधा प्लस n इनटू लीस्ट काउंट। जैसे जो डायग्राम मैंने दिखाया है उसमें पॉजिटिव जीरो एरर कितने का है? प्लस 4 इंटू 0.01 mm, तो प्लस 0.04 mm। और इसमें कितने का निगेटिव जीरो एरर है? ये जो मैंने दिखाया है माइनस 100 माइनस 96 तो 4 ही होगा, तो 0.04 mm। समझ गए? ये लिख लीजिए 3 केस जीरो एरर, नो जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर और निगेटिव जीरो एरर, ठीक है। ये जीरो एरर की बातें बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग वर्नियर कैलिपर में किए थे, 3 तरह का जीरो एरर, नो जीरो एरर, पॉजिटिव और निगेटिव। फॉर्मूले भी वैसे ही हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि रीडिंग का एक ही फॉर्मूला होता है, इसमें कोई एबनॉर्मल नॉर्मल वर्नियर कैलिपर नहीं होता, एक ही तरह का रीडिंग निकालने का तरीका होता है। और बहुत आसान सा वही वाला MSR प्लस n टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, MSR प्लस n टाइम्स ऑफ, तो हम लोग
तो देखते हैं कैसे निकालते हैं रीडिंग. Coincide with the reference line, then the instrument is said to contain the zero error. When the ratchet is rotated, there is a certain lag in the linear movement of the screw, which is indicated by the jerky motion of the screw. In some other cases, the screw does not start moving immediately in the opposite direction when the ratchet is rotated in the reverse direction. This is due to the improper alignment of threads, which gives rise to increased gaps. This type of error is called as the backlash error. Calculating zero error. In order to find out the amount of zero error the device contains, the position of the zero of the circular or the head scale with respect to the reference line is observed. The screw gauge is turned upright down with its U-shaped frame at the bottom and the ratchet at the top. For example, in screw gauge A, when the zero of the circular scale is to the right of the reference line of linear scale, it can be imagined as if an object is being placed and the screw gauge is already measuring a certain distance, which in reality it is not. Thus, the screw gauge is measuring an extra length, and hence this extra length should be subtracted from the observed length to obtain the actual length. This type of error, in which the zero of the circular scale is to the right of the reference line of the linear scale, is called as the positive error, and the correction we make is negative. Here, in this case, the 11th division of the circular scale coincides with the reference line. Thus, the extra length it measures is 11 into 0.001 centimeters. The correction is minus 11 into 0.001 centimeters. Similarly, in screw gauge B, the zero of the circular scale is to the left of the reference line. The device is measuring less distance than the actual length. Therefore, this distance is added to the observed length to obtain actual length. This type of error is called negative zero error, and the correction is positive. In this case of screw gauge B, the 90th division of the circular scale coincides with the reference line. Therefore, the zero error is 10 into 0.001 centimeters, and the correction is plus 10 into 0.001 centimeters. Now, after determining the least count, pitch and the zero error of the screw gauge, we are now ready to find out the length of any object. Let us say, to find out the diameter of a wire, we place the wire between the fixed stud and the screw by slowly moving the screw with the help of the ratchet until the wire is gently held. The diameter of the wire is nothing but the distance the screw moved from position A to position B. This distance is equal to length of the portion X plus length of the portion Y. तो रीडिंग क्या होगा? देखिए, यहाँ पर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव किया है, तो ये पूरा लेंथ रीडिंग है. पूरा लेंथ क्या है? तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. यहाँ मैं लिख नहीं सकता इसके ऊपर. ये मेन स्केल का जीरो है. ये मेन स्केल का जीरो है. उसके बाद मेन स्केल का 1 mm. कितना है? ये 1 mm वाला है, इसलिए पहला रीडिंग 1 mm का है. अगर 0.5 mm पिच वाला होता तो ये कितना होता? 0.5 mm होता. ये ध्यान रखना. तो ये भी 1 mm वाला है. तो सर्कुलर स्केल मेन स्केल के जिस रीडिंग के बाद से शुरू हो, जैसे वहां पे वर्नियर स्केल का जीरो कहते थे, यहाँ पे सर्कुलर स्केल मेन स्केल के जिस रीडिंग के बाद से शुरू हो, उस रीडिंग को मेन स्केल रीडिंग कहेंगे. इसको क्या कहेंगे? जो कि यहाँ पे 1 mm है. तो मैं इसको अब डायग्राम से खुद से बना के दिखाता हूँ. आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये रेफरेंस लाइन है, ये जीरो है और ये 1 mm का है, और इसके बाद से सर्कुलर स्केल शुरू हो गया. इसके बाद से क्या शुरू हो गया? तो सर्कुलर स्केल मेन स्केल के जिस रीडिंग के बाद से शुरू हुआ, इस रीडिंग को क्या कहेंगे? मेन स्केल रीडिंग. तो मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया? 1 mm.
इसके बाद सर्कुलर स्केल का कोई एक लाइन इसके सीध में होगा। सर्कुलर स्केल का जो लाइन इस रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए 30 कितना है 30, तो इसको n कहेंगे। क्या कहेंगे n। और रीडिंग का वही फॉर्मूला, रीडिंग इज इक्वल्स टू क्या होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस n टाइम्स ऑफ लीस्ट। इसको हम लोग कैलकुलेटेड रीडिंग कहेंगे। सो क्या कहेंगे कैलकुलेटेड रीडिंग। जैसे यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग है 1 mm प्लस n का वैल्यू है 30 और लीस्ट काउंट कितना होता है 0.01 mm। ये हो जाएगा 1.3 mm। कितना हो जाएगा 1.3 mm। और अगर एरर है इसमें तो फिर हम लोग क्या निकालेंगे एक्चुअल रीडिंग। क्या निकालेंगे एक्चुअल रीडिंग क्या होता है कैलकुलेटेड रीडिंग, कैलकुलेटेड रीडिंग माइनस एरर विद साइन, एरर विद। ठीक है, और बस यही जानना है आपको इसमें स्क्रू गेज में। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे तो आपसे सारे सवाल बन जाएंगे। इस पर प्रैक्टिस करिए पूरा सीट, और कोई डाउट हो तो पूछिए। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।